नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। साथियों, आज हम चैप्टर नंबर 17 ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक अकाउंटिंग जो कि सीए फाइनल कोर्स नवंबर 2026 के लिए एप्लीकेबल है। आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिस्कस डिवाइडेड किया है। ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक अकाउंटिंग। तो इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जो लगभग 10 से 12 मिनट की एक वीडियो रहेगा, एक सेशन रहेगा, जिसमें हम ड्यू डिलिजेंस के मोस्टली कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे एज अ क्विक रिवीजन के तौर पर। इंस्टीट्यूट की जो सारांश रेफरेंसर है, हमने वहां से एज इट इज इसको चीजों को पिक किया है, ताकि एग्जाम में जब आप जाएं तो आपको ये इस चीज का डर ना रहे कि इंस्टीट्यूट के हमने स्टडी मटेरियल को या फिर इंस्टीट्यूट के क्विक रेफरेंसर को हमने याद नहीं किया या उसको एक बार भी रिव्यू नहीं किया। तो ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पर आपको सारांश का, हम चैप्टर वाइज पूरे ही सब्जेक्ट्स का ऑडिट का हम सारा ही आपको वन बाय वन करके आपको सेशन देते रहेंगे। आज हमने जो पिक किया है वो है चैप्टर नंबर 17 ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक अकाउंटिंग। तो इसमें हम पहले पार्ट ड्यू डिलिजेंस पर आते हैं। तो इसमें दोस्तों हमने जो भी हमारा सब्जेक्ट है पेपर नंबर 3 एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक, उसमें हमने आज ये चैप्टर स्टार्ट किया है। तो इसको हम आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं। जो सारांश है ये इंस्टीट्यूट द्वारा एक क्विक रेफरेंसर है। मैं एक बैकग्राउंड बता दूं, ये क्विक रेफरेंसर है। जब भी आप एग्जाम में जाएंगे उससे एक दिन पहले, लास्ट डे बिफोर एग्जाम आप क्विक रिविजन्स पूरे कंसेप्ट्स का कर सकते हैं, और जो आपकी मेमोरी है वो और ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। तो उसमें रिवीजन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, और इसको आपको डेफिनेटली करके जाना है। और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करते रहिए। आगे नए नए कंटेंट्स हम लाते रहेंगे। इसी इसी तरह की इंपॉर्टेंट सेशन एग्जाम ओरिएंटेड हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, चैप्टर नंबर 17 ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन फोरेंसिक अकाउंटिंग। देखिए दोस्तों, 3 टर्म्स यहाँ पर दी हैं: ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक अकाउंटिंग। ये तीनों टर्म्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए मैंने पार्ट वाइज आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ड्यू डिलिजेंस का डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं ड्यू डिलिजेंस क्या होता है जी। ड्यू डिलिजेंस बेसिकली एक एग्जामिनेशन है। मार्क करते चलिए दोस्तों, ड्यू डिलिजेंस रेफर्स टू एन एग्जामिनेशन ऑफ अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट टू कंफर्म ऑल मटेरियल फैक्ट्स, all the prospective business opportunities. It involve review of financial and non-financial recorded as deemed relevant and material। देखिए दोस्तों, और ऑडिट क्या है वो भी समझ लेते हैं। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ओन। देखिए दोस्तों, ड्यू डिलिजेंस क्या है। ड्यू डिलिजेंस में पहले आपको ध्यान रखना है, ड्यू डिलिजेंस भी एक एग्जामिनेशन है और ऑडिट भी एक एग्जामिनेशन है। मैं दोनों चीज को साथ समझाना चाहूंगा। ड्यू डिलिजेंस भी एक एग्जामिनेशन है और ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन दोनों है, लेकिन फर्क क्या है। कई बार डिफरेंस आ जाता है कि ड्यू डिलिजेंस और ऑडिट में क्या डिफरेंस है। जो ड्यू डिलिजेंस है, अगर हमारी कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, लेट सपोज अगर मेरे को कोई टेक ओवर करना है, तो मैं ड्यू डिलिजेंस कराऊंगा, ऑडिट नहीं कराऊंगा। अगर मैं कोई पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, तो मैं ये तो कंफर्म करूंगा कि सामने वाला बिजनेस को अगर मैं टेक ओवर कर रहा हूं, क्या वो एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, या वो मेरे बिजनेस को आगे उसको टेक ओवर करने से मैं आगे सिनर्जी ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, या अभी तक जो भी वहां पर रिस्क इन्वॉल्व है, वीकनेसेस हैं, क्या मेरे को टेक ओवर करने का ऐसा तो नहीं है कि वो रिस्क और वीकनेसेस मेरे को इतने ज्यादा हावी हो जाएं कि मेरी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को खत्म कर दें। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट को कंफर्म करने का एक तरीका है, जहां पर सारे मटेरियल फैक्ट्स को। अच्छा, इसमें एक खास बात क्या है, ड्यू डिलिजेंस में हम दोनों चीजों को चेक करेंगे। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को भी चेक करेंगे और नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को भी चेक करेंगे, जबकि ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, समथिंग एंड नोट्स टू अकाउंट्स। तो दीज आर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपोनेंट्स। तो ऑडिट तो एक अलग है। ऑडिट को आप देखेंगे तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट करने का।
लेकिन ड्यू डिलिजेंस एट द सेम टाइम ये कंफर्म करता है कि जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, किसके लिए? प्रोस्पेक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी। प्रोस्पेक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब मैं आगे जो बिजनेस कर रहा हूं या करूंगा, उसमें जो मेरे को अपॉर्चुनिटीज है, क्या वो उसकी जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, क्या उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि मेरी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है वो मैं ठीक से टेक केयर कर रहा हूं, या मेरे लिए रेलिवेंट है या नहीं है। आगे स्टेप्स में भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, तो ये रही ड्यू डिलिजेंस और ऑडिट की बात। तो ड्यू डिलिजेंस क्या है दोस्तों? ड्यू डिलिजेंस एक एग्जामिनेशन है। किस चीज का एग्जामिनेशन है? पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट टू कंफर्म ऑल मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप ये जरूर लिखेंगे कि प्रोस्पेक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए सारे फैक्ट्स को जान लेना, और साथ में ये भी जान लेना कि ये बिजनेस मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसका एक ड्यू डिलिजेंस करा लिया जाए। तो ड्यू डिलिजेंस जैसे ही आप करा लेंगे तो उसमें ये बात निकल के आपके सामने आ जाएगी कि मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी अवेल करना इम्पोर्टेंट है, फायदेमंद है या नहीं है। तो ड्यू डिलिजेंस आपको इस चीज में मदद करता है। और ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इसको इवेल्युएट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या एक्सप्रेस करने के लिए कि ये मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं। एक मुझे ये रीजनेबल एश्योरेंस देनी होगी। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली बात, ये कंफर्म करता है कि बिजनेस व्हाट इट अपीयर्स टू बी। बिजनेस है कैसा? जैसे मैंने एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, उससे हमारा बेस क्लियर हो जाएगा। टेक ओवर का केस है। मान लो हम किसी बिजनेस को मर्जर एंड एक्विजिशन में है। तो अगर मर्जर और एक्विजिशन में दो पार्टी होती हैं, एक ट्रांसफरर होता है, एक ट्रांसफरी होता है, यानी एक अमलगमेटिंग कंपनी होती है, एक अमलगमेटेड कंपनी होती है, ये सब हम जानते हैं। अगर अमलगमेटेड कंपनी, अब क्या है, जो बायर है और सेलर, मैं इस तरह से आपको डिफाइन करूंगा ताकि आपको लेमैन तरीके से उस कंसेप्ट को समझ आ जाए। तो ड्यू डिलिजेंस में इंपॉर्टेंस क्या रहेगी? सबसे पहले इंपॉर्टेंस रहेगी कि बिजनेस जो हम सामने वाले का ले रहे हैं, यानी जो सेलर का बिजनेस हम इधर ले रहे हैं, वो कैसा है, व्हाट इट अपीयर्स टू बी। दूसरा, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल डील किलर डिफेक्ट्स इन टारगेट एंड अवॉइड अ बैड बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इसका सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये जो है आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल डील किलर डिटेक्ट्स इन द टारगेट, यानी सेलर। सेलर के बिजनेस को डील किलर डिटेक्ट करता है और अवॉइड करता है बैड बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। तो यहाँ क्या लेगा? सही सही चीजों को मर्जर एंड एक्विजिशन में अपने आप में अडॉप्ट करेगा। तो यानी कि जो डील किलर डिफेक्ट्स हैं उसको हटा देगा, और जो अवॉइड करेगा क्या? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जो बैड इन नेचर है। तभी तो उसका बिजनेस ऐसा हुआ कि वो सेल करने पे आज उसकी नौबत आ गई। तो अगर वो सेल करने पर उसकी नौबत आ गई है, तो वो एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। उसके बाद आते हैं, टू गेन इंफॉर्मेशन दैट विल बी यूजफुल फॉर वैल्यूइंग एसेट, डिफाइनिंग रिप्रेजेंटेशंस एंड वारंटीज एंड नेगोशिएशन प्राइस कंसेस। तो ये भी इसलिए भी हेल्प करता है, क्या इंफॉर्मेशन गेन करता है, कि ये यूजफुल होता है किसी भी एसेट को वैल्यू करना, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन वारंटीज को डिफाइन करना, नेगोशिएशन प्राइस कंसेशन में ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में टू वेरीफाई दैट द ट्रांजैक्शन कंप्लाइज विद द इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन क्राइटेरिया। अगर वो एक एक्विजिशन क्राइटेरिया है या कुछ इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे हैं उस सामने वाले बिजनेस को, जब हम ले रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब जब हम टेक ओवर कर रहे हैं या मर्जर एंड एक्विजिशन कर रहे हैं, तो सेलर का बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं सेलर के बिजनेस को एक्वायर करने में, एक्विजिशन क्राइटेरिया, तो वो भी हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लाई हो जाती है। तो मोटी सी बात क्या रही इंपॉर्टेंस में? ये एक तो हमारे बिजनेस को ये कंफर्म कर देता है व्हाट इट अपीयर्स टू बी। दूसरा, ये डिटेक्ट कर देता है कि जो डेड किलर एक्टिविटीज हैं, डेड किलर डिफेक्ट्स हैं, टारगेट टारगेट मतलब सेलर में, सेलर के बिजनेस में, तो डेड किलर्स या फिर बैड ट्रांजैक्शंस को वो अवॉइड करेगा। तीसरा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूजफुल नेचर की होती है, जैसे एसेट को वैल्यू करना, रिप्रेजेंटेशंस डिफाइन, वारंटीज को डिफाइन करना, नेगोशिएशन प्राइस कंसेशन, ये सारी चीजें हमारे लिए आसानी से हो जाती हैं अगर हम ड्यू डिलिजेंस कराते हैं तो। फिर साथ में टू वेरीफाई करते हैं क्या ट्रांजैक्शन कंप्लाई हो गए इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन क्राइटेरिया से। तो ये भी हमारे ड्यू डिलिजेंस की इंपॉर्टेंस का पार्ट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस बहुत तरह का होता है। देखिए, ड्यू डिलिजेंस को मैं यार ना एक सिंपल सी भाषा में अगर समझाऊं, ड्यू डिलिजेंस है कि आप अगर बाजार में कोई सामान खरीदने गए, तो आपने ध्यान सावधानी नहीं बरती, तो दुर्घटना घटती है। सीधी सी बात है, सावधानी बरती तो दुर्घटना से आप बच गए। अगर आपने सावधानी नहीं बरती, तो दुर्घटना से आप नहीं बच पाएंगे। तो सावधानी मतलब ड्यू डिलिजेंस।
अगर आप किसी आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं कि भाई हम वहां गए बाजार में और सामान खरीद के लाए तो ड्यू डिलिजेंस करेंगे, नहीं। हम ड्यू डिलिजेंस कब करेंगे, हम सीए की अपॉर्चुनिटीज ड्यू डिलिजेंस के रूप में कब बदलेंगे, जब एक मर्जर एंड एक्विजिशन किसी इंडिया में होता है। यानी एक बैंकिंग लेवल पे मान लीजिए, आप जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन बैंकों का होता है, वहाँ ड्यू डिलिजेंस कराया जाता है। बड़े बड़े चार्टेड अकाउंटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, पूरा ड्यू डिलिजेंस करते हैं। तो क्योंकि जो बायर है वो ये जानना चाहता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज जो मैं सामने इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं। तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले, अगर मुझे कमर्शियल या ऑपरेशनल चीजों को जानना है, मैं कमर्शियल ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस करूंगा। अगर मुझे सामने वाली पार्टी का फाइनेंशियल्स जानना है कि वो फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है, तो मैं फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करूंगा। और रिजल्ट ड्यू डिलिजेंस में दो ही होगा, या तो वो बहुत अच्छा है या बहुत खराब। तो यानी कि अच्छा और बुरा, तो यानी कि हमारे लिए दो ही रिजल्ट निकल के आएंगे। फिर अगर मुझे टैक्सेशन देखना है तो ड्यू डिलिजेंस में टैक्स का करूंगा। अगर मुझे उसके लीगल एस्पेक्ट चेक करने हैं तो मैं लीगल ड्यू डिलिजेंस करूंगा। मुझे एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कुछ एनवायरमेंटली इन्होंने जो है बड़ा झोल तो नहीं कर रखा है, तो एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस करूंगा। पर्सनल ड्यू डिलिजेंस में अपना देखूंगा एम्प्लॉयज, एचआर, पर्सनल, ये सारी चीजें हम जो है पर्सनल ड्यू डिलिजेंस में करेंगे। और एक होता है, जब इतना बड़ा सेटअप बिजनेस का होता है तो हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट यानी आईएस ऑडिट जो है, या फिर कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी ड्यू डिलिजेंस करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं हैक हो चुका है सिस्टम्स, या जो इनके कंप्यूटर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, या किसी भी तरह का कोई भी अगर हमें झोल निकालना है तो वो मैं यहाँ से निकालूंगा। तो इन ड्यू डिलिजेंस की काफी सारे कैटेगरी, तो आपके एग्जाम में क्या चीज पूछी जा सकती है, जी कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कब करते हैं, या फिर टैक्स ड्यू डिलिजेंस अगर करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें देखते हैं। तो इस तरह से चीजें आ सकती हैं। तो आपसे कोई पार्ट भी पूछ लेगा या पूरा क्लासिफिकेशन के नेम्स भी पूछ लेगा, और छोटी छोटी उनमें बातें आपसे पूछ लेगा। तो आइए शुरू करते हैं, इसमें कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस क्या है। Performed by the concerned acquire enterprises involving an evaluation from commercial, strategic and operational पर्सपेक्टिव। तो यानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जान लेना कि ये जो सामने वाला बिजनेस हम एक्वायर करने जा रहे हैं, तो टारगेट का जो बिजनेस है वो क्या वाकई ही ऑपरेशनली कमर्शियली फिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारी, या नहीं है, या क्या क्या चेंजेस हम ऐसा करें कि हम जब इसको एक्वायर करें उसके बाद इन चैलेंजेस, इनकी जो चैलेंज है इसके अंदर, जो ऑपरेशनल या फिर ड्यू डिलिजेंस करने के बाद जो चैलेंजेस निकल के आए, उन चैलेंजेस को हम कैसे टेक केयर करेंगे। तो ये आ जाता है मेरा कमर्शियल ऑपरेशन ड्यू डिलिजेंस। तो परफॉर्म्ड बाय द कंसर्न एक्वायर एंटरप्राइजेस। तो जो एक्वायरर एंटरप्राइजेस आएगा बेसिकली यहाँ पे, जो खरीद रहा है, तो यानी जो बायर है वो परफॉर्म कराएगा, क्योंकि उसे ही तो जरूरत है। फाइनेंशियल परफॉर्म आफ्टर कंप्लीशन, जब पे हम कॉमर्शियल और ड्यू डिलिजेंस कर लेंगे उसके बाद हम ड्यू डिलिजेंस करेंगे फाइनेंशियल का, कि ये जो जानने के लिए कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो अदर इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल टाइप की, वो जो है हमारी मैटर्स करती हैं ऑफ द एंटिटी। तो यानी कि जो सामने वाले के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल जो सारी चीजें हैं, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करने से हमें ये पता चल जाएगा कि फाइनेंशियली वो साउंड है या नहीं है। नेक्स्ट जो है, फिर हम टैक्सेशन देखेंगे कि जितनी भी टैक्सेशन और रिलेटेड मैटर्स हैं एंटिटी के, वो ओके हैं या नहीं है, उनमें कोई चैलेंज तो नहीं है। अगर हम एक्वायर कर लें, ऐसा तो नहीं कोई एक ऐसी लायबिलिटी कि जो टैक्स की है वो गवर्नमेंट की डिमांड आई हुई है, इनकम टैक्स की डिमांड आई हुई है 200 करोड़, 500 करोड़, 1000, 1200, 1500 करोड़ की, और वो हमसे इन्होंने हिडन कर दी, छुपा ली। हमें टैक्स ड्यू डिलिजेंस कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पेड कंसिडरेशन पेड कर देंगे, एसेट अपने यहाँ पर ले आएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। तो हमें ये जानना जरूरी है कि इनके कोई सीरियस टैक्स ड्यू मैटर्स तो ऑलरेडी नहीं चल रहे हैं, अगर चल रहे हैं तो इन्होंने अकाउंट फॉर कर रखे हैं एजुकेटली या नहीं कर रखे हैं, ताकि प्राइसिंग एक्विजिशन के टाइम सही निकल कर आए। ठीक। लीगल ड्यू डिलिजेंस, लीगल ड्यू डिलिजेंस कब होता है, जब हमें लीगल एस्पेक्ट ऑफ जो है एंटिटी के देखने होते हैं। तो लीगल एस्पेक्ट को चेंज चेक करेंगे तो लीगल ड्यू डिलिजेंस करेंगे। एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस कब करते हैं, कि एनवायरमेंटल
चेक करेंगे कि इनके जितने भी कंप्लायंसेस हैं वो ठीक है, जितने भी एनओसीज हैं, जितने भी पोल्यूशन है या वाटर है या फिर सोइल है, यानी एनवायरमेंटल एक्ट इनके प्रॉपरली कंप्लाई हैं या नहीं है। और ये जो है बेसिकली सोशल जो है, बेसिकली जो है वो सारी चीज कंप्लाई होनी चाहिए, कि जो एनवायरमेंटल को चेक करने से ऐसा ना हो कि बॉयलर लगा है प्लांट में और बॉयलर की एनओसी नहीं है, या फिर आपके पास प्लांट चलाने का जो है पोल्यूशन का एनओसी नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एनवायरमेंटली ये फिट है या नहीं है। ऐसा तो नहीं एनवायरमेंटली अथॉरिटीज ने, जो मिनिस्ट्रीज हैं एनवायरमेंट की, उन्होंने बहुत सारे नोटिस तो नहीं भेज रखे हैं। तो उससे क्या होगा कि हम एक्विजिशन के टाइम ये नेगोशिएशन करेंगे कि जी आपका तो ये एनवायरमेंटली ठीक नहीं है, तो इस तरह से हम तो जो है इसको जो है इसमें चैलेंज है। तो हम अपने नेगोशिएशन में उसमें जो है इम्पोर्टेंस दिखाएंगे कि जी ये एनवायरमेंटली ड्यू डिलिजेंस आने के बाद ये आपके चैलेंजेस हैं और ये गुड हैं, ये बैड हैं। तो वो एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए। फिर आ जाते हैं पर्सनल ड्यू डिलिजेंस पर। अब पर्सनल ड्यू डिलिजेंस में क्या होगा कि जितने भी पर्सनल पॉलिसीज हैं, एचआर पॉलिसीज हैं, ठीक है, वो जो चेंज है टू दी सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि वो ठीक है या नहीं है, या हमारे हिसाब से जब यहाँ पर आ जाएंगे तो वो रिक्वायरमेंट, जो पर्सनल आपकी जो चीजें हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो हमारे आने के बाद, यहाँ आने के बाद क्या हमारे लिए हमारे साथ कंपैटिबल हो सकती हैं, वो एक साथ हो सकती हैं। तो वो चीजों को जानने के लिए हम पर्सनल ड्यू डिलिजेंस कराते हैं। फिर आ जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आजकल है। तो पर्टेन्स टू द ऑल कंप्यूटर सिस्टम एंड रिलेटेड मैटर्स ऑफ द एंटिटी। तो हमें सारे कंप्यूटर सिस्टम्स का, एक पूरे जो है सॉफ्टवेयर्स का, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो ये सारी चीज़ों का एक जो है हमने ओवरव्यू ले लेना है, ड्यू डिलिजेंस कर लेना है। तो इसीलिए इसको हम नाम देते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस। तो देखिए दोस्तों, हमारे कितने तरह की क्लासिफिकेशन हो गए। तो हमारे 7 तरह की क्लासिफिकेशन है: कमर्शियल, फाइनेंशियल, टैक्स, लीगल, एनवायरमेंट, पर्सनल, इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये ड्यू डिलिजेंस अगर हम करते हैं तो हमें हमसे जो एग्जाम में है वो एक एक करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या सारे भी हमसे जो है स्टेप बाय स्टेप पूछ सकते हैं। तो आते हैं, हमने क्लासिफिकेशन पूरा किया। फिर आ जाते हैं हम आपके की ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। अब देखिए, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो हम कमर्शियल नहीं करेंगे। हो सकता है हम कमर्शियल, एनवायरमेंटल भी हमारे हाथ में नहीं है, वो दूसरी अथॉरिटीज करेंगी। तो ऐसे ही हमारा ना, हमको फोकस करना है फाइनेंशियल्स पर। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में हम क्या क्या चेक करेंगे और क्या उसका उद्देश्य रहेगा। तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का की ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट ने इसीलिए जो है इसको बड़ा ही एक पूरा पैराग्राफ फॉर्म में जो है दे रखा है। तो की ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का की ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द बिजनेस। अब ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ से आपको क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा थर्ड पेज से, कि जो बिजनेस है, जिस जिस बिजनेस को जो बिजनेस बेचा जा रहा है, यानी आप तो खरीद रहे हैं, यू आर अ बायर, अपने आप को बायर मानेंगे तो बायर ड्यू डिलिजेंस कराएगा। तो बायर जो जो भी सामान खरीदेगा, यानी एक बिजनेस को आप सामान की तरीके से, तो यानी जो सेलर को खरीदेगा, जो जो सेलर के बिजनेस को खरीदेगा, उसकी हिस्ट्री जानना, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द बिजनेस। की ऑब्जेक्टिव है, पढ़ रहे हैं हम फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के, क्या पढ़ रहे हैं? की ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द बिजनेस को डिफाइन करना, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ, तो पहले तो हिस्ट्री को जानते हैं, फिर उसकी बैकग्राउंड और स्टैंडिंग ऑफ प्रमोटर्स जानते हैं, कौन प्रमोटर हैं, कितनी परसेंटेज है, किस किस तरह के लोग हैं, ये जान लेते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्या प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये जान लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है कि ये उद्देश्य क्या है। उद्देश्य फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का ये है कि एक तो हमें पता चल जाता है कि बिजनेस की हिस्ट्री क्या है, फिर पता चल जाता है बैकग्राउंड या प्रमोटर्स का स्टैंडिंग क्या क्या है बिजनेस में अभी, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। फिर पता चल जाता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रैक्टिसेस कौन कौन सी फॉलो हो रही हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट दी, जो बिजनेस हम एक्वायर करना चाह रहे हैं। तो जो बिजनेस हम एक्वायर करना चाह रहे हैं, हम बिजनेस एक्वायर जो करना चाह रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को जान लेंगे वो, फिर हम मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर्स की डिटेल पता करेंगे। फिर आ जाता है ट्रेडिंग रिजल्ट्स बोथ पास्ट एंड रीसेंट पास्ट, तो ये भी हमें जानकारी हो जाएगी। फिर हम देखेंगे कि एज पर लेटेस्ट बैलेंस शीट जो है एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है।
फिर हम देखेंगे करंट स्टेटस इनकम टैक्स असेसमेंट्स का, इनकम टैक्स के जो लिटिगेशन मैटर्स चल रहे हैं, या फिर इनकम टैक्स के अलावा भी अगर कोई अदर मैटर्स हैं या कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है, वो भी हमें आसानी से पता चल जाती है अगर हम फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करेंगे तो। फिर आ जाता है कैश फ्लो पैटर्न्स। देखिए, पूरा ओवरऑल लीगल देखना है तो वो लीगल ड्यू डिलिजेंस है, लेकिन फाइनेंशियल में आप एटलीस्ट इतना देखेंगे कि जो इनकम टैक्स के मैटर्स हैं, जीएसटी के मैटर्स हैं, टैक्सेशन के मैटर्स हैं, तो उस तरह के जो पेंडिंग लिटिगेशंस है वो आप यहाँ पर टेक केयर करेंगे। लेकिन अगर आप ओवरऑल लीगल एस्पेक्ट से देखेंगे कि कोई कंज्यूमर कोर्ट में कोई केस तो नहीं है, कंपटीशन एक्ट में कोई केस तो नहीं है इनका, या फिर आपका फेमा में कोई केस तो नहीं चला, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस, दैट शुड बी टेकन केयर एट लीगल ड्यू डिलिजेंस, राइट दोस्तों। और टैक्स ड्यू डिलिजेंस इनकम टैक्स का इतना पोर्शन छोड़ के बाकी सारा टैक्सेशन, कस्टम अथॉरिटी, ये सारा वहां पर आप टेक केयर करेंगे। फिर हम कैश फ्लो पैटर्न्स को पता कर लेंगे। फिर प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को पता करेंगे, भाई फ्यूचर में होने वाली प्रॉफिटेबिलिटी है इस बिजनेस में या नहीं है। उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कमर्शियल अदर एक्टिविटीज कैरिड आउट दी ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट में हम देखेंगे कि जो हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेंगे कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी आपके अदर एक्टिविटीज हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो किस तरह से टेक केयर हो रही हैं। तो बेसिकली दोस्तों, जैसा मैंने यहाँ पर भी देखा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज विल बी टू लुक स्पेसिफिकली फॉर एनी हिडन लायबिलिटी एंड ओवरवैल्यूड एसेट्स। वो मैं भी आगे डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो ये मोटा मोटा मेरा ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। हिस्ट्री, standing of promoters, policies, practices, management information system, management structure, trading results, assets, liabilities, current status, income tax assessments, cash flows, patterns, projections, और फाइनली आ जाता है कमर्शियली अदर एक्टिविटीज का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों इतना सारा, अब आ जाती है कि सामने वाले बिजनेस में हमारे को कोई चीज छुपा तो नहीं रखी है, यानी कोई लायबिलिटी ऐसी है जो हमें नहीं दिखाई, या कोई भी एसेट ऐसी है जो बहुत वैल्यूड कर रखी है, तो ये चीज हमें टेक केयर करना है। ओवर वैल्यूड एसेट को देखना है ड्यू डिलिजेंस करते वक्त, हमें यही चीज देखनी है कि ओवर वैल्यूड एसेट तो नहीं है, और साथ में ये देखना है कि हिडन लायबिलिटी तो कोई नहीं है। तो लायबिलिटी को आदमी छुपाने की कोशिश करेगा और एसेट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो वो ही हमें इस ड्यू डिलिजेंस में टेक केयर करना है। अब जैसे आ जाते हैं, सबसे पहले फर्स्ट आ जाते हैं हिडन लायबिलिटी। अब देखिए क्या लिखा है, कंपनी मे नॉट शो एनी शो कोस्ट नोटिस which have not matured into demand as contingent liability, there may be a material or important। तो contingent liability सारी आप ड्यू डिलिजेंस करते वक्त एक एक टेक केयर करेंगे। कोई भी कंटीजेंट लायबिलिटी आपको छोड़नी नहीं है, और कोई भी हिडन नेचर की नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कंपनी मे बी गिवन लेटर ऑफ कंफर्ट टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिंस दीज आर नॉट गारंटी, दीज मे बी नॉट बी डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट ऑफ द टारगेट कंपनी। तो ये जनरली बैलेंस शीट में नहीं आती है, तो आपको देखना है। एक लेटर ऑफ कंफर्ट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, अपनी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि कल को कोई भी डिफॉल्ट होगा तो बैंक हमसे आस्क फॉर करेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि वो एज इट इज हिडन होके आ जाए और कल को मुझे वो जो है हर्जाना भरना पड़े, यानी बायर को हर्जाना भरना पड़े। तो जितनी भी हिडन लायबिलिटी अगर वो छुपी रह गई, हिडन रह गई, तो बायर को कहीं ना कहीं उस चीज की लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी इन फ्यूचर। तो इसीलिए सारा इवैल्यूएशन आज ही करना है। फिर थर्ड आ जाता है, कंपनी में हैव सेड सम सब्सिडियरी business and may or agree to take over and incident indemnity all liabilities and contingent। तो जितनी भी सब्सिडियरी हैं, जितनी भी एसोसिएट है, जितनी भी जॉइंट वेंचर्स हैं, उन सब की लायबिलिटी को भी टेक केयर किया जाए कि उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो सारी लायबिलिटी आ गई या नहीं आई। तो तीनों चीज क्या है, शोकोस नोटिस सारे टेक केयर करने हैं, कंटीजेंट लायबिलिटीज पूरी टेक केयर करनी है, लेटर ऑफ कंफर्ट जितने हैं वो सारे देखने हैं, साथ में सब्सिडियरी के जितने भी हमारे शोकोस नोटिस हैं या फिर जो भी पेंडिंग मैटर्स हैं, कंटीजेंट लायबिलिटीज हैं, वो सारी बुक्स में आ जानी चाहिए। फिर उसके बाद प्रोडक्ट अदर लायबिलिटीज हैं, क्लेम वारंटी है जो लोगों को दे रखी है, प्रोडक्ट रिटर्न्स, डिस्काउंट्स हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, ये सारे भी टेक केयर होने हैं। अगर ये टेक केयर नहीं हुए तो नए वाले व्यापारी को, यानी बिजनेस एक्वायरर को, यानी जो हम टारगेट बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, फिर जब मेरे पास एक्वायर होकर ये चीज आ जाएगी तो मुझे पे करनी
पड़ेगी। इसीलिए उसको भी टेक केयर करना है ताकि सही नेगोशिएशन और सही प्राइसिंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन हो सके। फिर टैक्स लायबिलिटी कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कोई हिडन ना कर रखी हो, कोई भी पेंडिंग सेल्स टैक्स के असेसमेंट्स पेंडिंग ना हो, फ्यूचर की लीज लायबिलिटी की कैलकुलेशन प्रॉपर हमने आइडेंटिफाई कर रखी हो, कोई भी बायबैक वगैरह अगर हमने कर रखा है तो ऐसा तो नहीं है एग्रीमेंट कर लिया और फिर उसके बाद फिर बायबैक उन लोगों को पोस्ट एक्विजिशन के बाद करना पड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी बायबैक किया है उसका एग्रीमेंट, उसकी शेयर प्राइस, उसकी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर कोई ऐसा मैटर है। फिर फाइनल जो भी कस्टम ड्यूटी के फाइनल असेसमेंट्स हैं, जो भी प्रोविजनल असेसमेंट हैं, जो कि कंटीजेंट इन नेचर है या असेसमेंट कंप्लीट होकर डिमांड आनी बाकी है तो उस डिमांड को भी आप कंसीडर करेंगे। फिर उसके बाद जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे और आज के सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस किसी का ले रहे हैं और उसमें एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उसको टेक केयर जरूर कीजिए क्योंकि उसमें पूरा बिजनेस आपका डिसकंटिन्यू हो सकता है। एनवायरमेंटल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस को रन करने के लिए। फिर उसके बाद थर्ड पार्टी के कोई क्लेम्स तो नहीं है, कोई अनफंडेड ग्रेचुटी तो नहीं है, सुपर एनुमेशन, लीव सैलरी, इनकरेक्ट ग्रेचुटी वैल्यूएशन, ये सारी चीजों को टेक केयर कर लो। उसके बाद हो जाता है ह्यूज लेबर क्लेम्स अंडर नेगोशिएशन व्हेन द लेबर वेजेस एग्रीमेंट्स हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। और दूसरा अनरिजोल्व लेबर लिटिगेशन, तो जितना भी लेबर का लिटिगेशन का मैटर है वो सारा। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पर हिडन लायबिलिटी में जो आप सारी चीजें पढ़ी हैं आपने, लगभग 12 चीजें आपने पढ़ी हैं, इसमें आप देखेंगे तो ये वो है जो अकाउंट फॉर जनरली नहीं होती है। जो देखिए बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी में सारी चीजें आ गई, लेकिन शो कोस्ट नोटिस नहीं आते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं आती हैं, वैसा फुट नोट रहती हैं, सब्सिडियरी की टेक केयर नहीं। तो हमें क्या है बेसिकली, जितनी भी ये ऐसी चीजें हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जनरली नहीं आती है, इसीलिए हम इसको अलग से स्पेसिफिकली इसको ध्यान रखते हैं कि कोई भी लायबिलिटी हमारे से छुपाई ना गई हो। क्योंकि जब हम कोई भी वैल्यूएशन करेंगे, कंसिडरेशन पेड निकालें, तो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी वो मेरा प्राइसिंग पेड रहेगा जो कि मैं सेलर को दूंगा। अब लायबिलिटी छुपा दी गई है और कल को मैं उस लायबिलिटी का आगे पेमेंट करूंगा, तो कल को ये चीजें मेरे को टेक केयर करनी है। ऐसे ही ओवर वैल्यूड एसेट है, जैसे अब ओवर वैल्यूड क्या है, जो डेटर्स हैं बहुत सालों से नहीं आ रहे हैं, अनकलेक्टेबल है, अनरिसीवेबल है, वो भी रहेंगे। कोई भी ऑब्सोल्यूट स्लो नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज हैं या जो भी एनआरवी हैं, वो सारी जो है कंपनी के पास हैं, लेकिन उनका फायदा क्या है, उनसे पैसा तो आएगा नहीं। ऑब्सोल्यूट नॉन मूविंग में तो क्या है, स्क्रैप के भाव में जाएगा, तो उसको फेयर प्राइस में दिखा रहे हैं, बढ़े प्राइस में दिखा रहे हैं, तो गलत है। फिर उसके बाद अंडर यूज्ड ऑब्सोलीट प्लांट एंड मशीनरी है, स्पेयर्स हैं, सब वही चीजें आएंगी इसमें। फिर एसेट कैरिड एट मच मोर देन करंट मार्केट वैल्यू ड्यू टू कैपिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर, फॉरेन एक्सपेंडिचर फ्लक्चुएशन दी, बिल्कुल हमारे पास जो भी हमने जो है प्रोडक्शन फ्लक्चुएशन गेन है, एसेट का पार्ट है या फिर हमने कोस्ट में जोड़ रखा, मार्केट वैल्यू पर रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें। फिर लिटिगेटेड एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज जो है उसको प्रॉपर दिखाना है आपको। ऐसा तो नहीं कि एसेट है, लैंड बिल्डिंग है, ये सब चीजें हैं मेरी, लेकिन ये है क्या मेरी डिस्प्यूटेड है, तो ये नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स कैरिड और एट अ कोस्ट थ्रू रिलायजेबल वैल्यू इट्स मच लोअर, ये भी नहीं होना चाहिए। तो रिलायजेबल वैल्यू निकलेगी 10 रुपए, मेरे को दिखा रखी है 40 रुपए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो भी हम टेक केयर करेंगे। इन्वेस्टमेंट कैरिंग अ वेरी लो रेट इनकम और रिटर्न, इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन उससे आने वाली रिटर्न्स नेग्लिजिबल इन फॉर्म है, तो कोई परसेंटेज ही नहीं है, तो वो भी एक चीज हम देखेंगे। ग्रुप कंपनीज की बैलेंस शीट का रिकंसिलिएशन पूरा बनाएंगे, ऐसा तो नहीं वो अंडर रिकंसिलिएशन, उसको पूरा टेक केयर करेंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। और लास्ट में हम इंटेंजिबल एसेट जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उसको बैलेंस शीट में दिखा रखा है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ, जितनी भी एसेट हैं उनको देख लीजिए कि वो ओवर वैल्यू तो नहीं कर रखी है। तो जितनी भी एसेट आप एक्वायर कर रहे हैं टारगेट कंपनी की, वो सारी एसेट ओवर वैल्यूड इन नेचर नहीं होनी चाहिए। अब जो ऑब्सोल्यूट और नॉन मूविंग इन्वेंट्री है, अगर वो मेरे को फेयर प्राइसिंग में दिखा रखी है, क्योंकि इन्वेंट्री कहता है कोस्ट टू एनआरवी, एनआरवी अगर देख लीजिए वो एनआरवी पर कभी वैल्यू ही नहीं की, सारी कोस्ट पर वैल्यू कर रखी है, और आज उनकी मार्केट वैल्यू 10 रुपए भी नहीं है और वो दिखा रखी है 100 रुपए में, तो आप 100 रुपए पे थोड़ी करोगे, आप पे करोगे 10 रुपए। तो इसीलिए इन ओवर वैल्यूड एसेट्स को
चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ये हो सकता है इनके अलावा भी कोई और सिचुएशन है मार्केट में आ जाए, तो इसीलिए दोस्तों इसको ध्यान रखना है। तो हिडन लायबिलिटीज और ओवर वैल्यूड एसेट्स का हमने आपको पूरा ब्रीफ एक ही जो है पेज पर सारा चीज दे दी है। तो इसको बड़े ध्यान से आपको जो है टेक केयर करना है, बस आपको एनालाइज करना है, मेच्योरिटी से माइंड को अप्लाई करना है कि कहीं कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो ओवर वैल्यूड एसेट हो जाएगी या फिर हिडन लायबिलिटीज आ जाएगी। इस तरह से चीजों को टेक केयर करना है। फिर आ जाते हैं वर्क अप्रोच क्या क्या है जी ड्यू डिलिजेंस में। वर्क अप्रोच क्या है? परचेज ऑफ बिजनेस इन मैनी। तो वर्क अप्रोच सीधी सी है कि टू purchase of business in many invoices instances in the largest and most expensive asset purchase in lifetime. Therefore some caution should be enriched through the due diligence process. Therefore assessing business, वाक कीजिए, therefore assessing the business फॉर वैल्यू प्रोसेस थ्रू। तो ये ध्यान रखना है, हमें ड्यू डिलिजेंस में अप्रोच को यूज करना है कि मैं ड्यू डिलिजेंस करने के बाद मेरे पास एक हेल्दी बिजनेस के तरीके से मेरी नेगोशिएशन हो, मेरी जो है अच्छे से जो है इन चीजों को मैं टेक केयर कर लूं। अब जैसे वर्क अप्रोच क्या होती है, सबसे पहले रिव्यू करेंगे, रिपोर्ट करेंगे ऑन द फाइनेंशियल सबमिटेड बाय द टारगेट कंपनी। फाइनेंशियल टारगेट कंपनी यानी सामने सेलर, तो सेलर ने जो भी फाइनेंशियल्स दिए हैं उनको रिव्यू करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। दूसरा, एसेस करेंगे बिजनेस फर्स्ट हैंड बाय अ साइट विजिट, एक साइट विजिट भी करेंगे अगर जरूरत है तो, इफ एप्लीकेबल। वर्किंग थ्रू द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस विद इन द एक्विजिशन कंपनी और इन्वेस्टर बाय डिफाइनिंग द की एरियाज। फिर उसके बाद आएगा दोस्तों हेल्पिंग प्रिपेयर ऑन ऑफर बेस्ड कंप्लीशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस। फिर फाइनली हम जो है बेसिकली लास्ट में ड्यू डिलिजेंस को कंपाइल करना शुरू करेंगे। उसके बाद आ जाता है हाउ टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस। अब ड्यू डिलिजेंस कैसे होगा? सबसे पहले ओपन माइंड स्टार्ट करें, स्टार्ट विद द ओपन माइंड। फिर करेंगे गेट द बेस्ट टीम ऑफ पीपल्स, फिर लोगों को अच्छे अच्छे लोगों को हम अपनी टीम में शामिल करेंगे, बेस्ट टीम ऑफ पीपल। फिर कस्टमर से बात करेंगे, सप्लायर से बात करेंगे, बिजनेस पार्टनर से बात करेंगे, एम्प्लॉय से बात करेंगे, रिसोर्सिस हैं, तो ये हम इन लोगों से सारी चर्चाएं करेंगे ताकि हम चीजों को एनालाइज कर सके। फिर हम कस्टमर, सप्लायर, बिजनेस पार्टनर, एम्प्लॉयज को ग्रेट रिसोर्सेज की तरह ट्रीट करेंगे। उसके बाद आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे और फाइनली प्रिपेयर करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, जो कि हमारे को हेल्प करेगी डिसीजन मेकिंग में कि ये बिजनेस एक्वायर करना है या नहीं करना। करना है तो इसकी प्राइसिंग किस तरह से हमें डिसाइड करनी है, पूरा ड्यू डिलिजेंस पार्ट हमारा हो जाएगा। अब आ जाती है बात कंटेंट ऑफ अ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट होता है कि ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट का कंटेंट वो हमसे अक्सर पूछते हैं। तो आइए मैं कंटेंट बता देता हूँ। कंटेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस क्या है? तो एग्जाम्पल्स हैं ये। इसमें क्या है, ये इलस्ट्रेटिव इन नेचर है, तो इसमें बढ़ा भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है प्रैक्टिकली हमारा ड्यू डिलिजेंस किस तरह से किस चीज को चल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों एग्जीक्यूटिव सम इंट्रोडक्शन आता है, एग्जीक्यूटिव समरी आती है, बैकग्राउंड आएगा किसका, सामने वाली का जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं उसका टारगेट का बैकग्राउंड आएगा, ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखेंगे, टर्म्स एंड रेफरेंस स्कोप वेरिफिकेशन क्या है वो देखेंगे, कंपनी की पूरी हिस्ट्री देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे, रिव्यू के टाइम क्या थी, असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर करेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटीज का असेसमेंट करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ एसेट का असेसमेंट करेंगे, कमेंट्स करेंगे, प्रॉपर्टीज, टर्म्स ऑफ लीज, लीन एंड इनकम्बेंसीज अगर कुछ है, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को देखेंगे, स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज और टैक्सेशन के मैटर्स को देखेंगे। फिर उसके बाद पॉसिबल लायबिलिटीज रहेंगी, अगर कोई भी लिटिगेशन में या लीगल मैटर्स पेंडिंग है वो देखेंगे। उसके बाद आ जाता है दोस्तों नेटवर्थ को असेस करेंगे, इंटरलॉकिंग इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, एसोसिएट कंपनी अमाउंट रिसीवेबल, ये सारी चीजों को टेक केयर करेंगे। स्वॉट एनालिसिस करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वॉट एनालिसिस हर ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में स्वॉट एनालिसिस होना चाहिए। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, यानी उस बिजनेस को एक्वायर करने में हमारे स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, बढ़ कितनी जाएगी, क्या क्या वीकनेसेस हम लेके आ रहे हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारी उस बिजनेस से लेकर रहेंगी, क्या क्या थ्रेट्स ऐसे हैं जो आ सकते हैं। फिर उसके बाद फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या रहेंगी। उसके बाद जो भी चार्जेस हैं, लीन्स हैं, मॉर्गेज असेसमेंट, ये सारा चीज टेक केयर होगा। उसके साथ साथ एफिडेविट्स, इंडेमनिटीज, ये सारी चीजें हमारी रहेंगी। तो बहुत सारी जो है इस तरह के कंटेंट हमारे ड्यू डिलिजेंस के रहेंगे, जिसके बेस पर हम पूरी रिपोर्ट तैयार
कर देंगे। तो हम 2 तरह के सजेशन भी देंगे कि इसको ऐड करने से कोई भी एफिडेविट है, इंडेमनिटी है, ये एग्ज़ीक्यूट करना है, फोरसीन, अनडिटेक्टेड जो भी कंटीजेंट लायबिलिटी उसका एक एफिडेविट बनवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ये टेक केयर करेंगे कि बिफोर और आफ्टर जो है मर्जर और एक्विजिशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो टेक केयर करने हैं, उसके बारे में भी हम सजेशन दे सकते हैं। तो ये थे हमारे दोस्तों ड्यू डिलिजेंस की वर्क अप्रोच, कैसे हम उसको ऑडिट करेंगे, कैसे उसका कंटेंट रहेगा, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की है। तो दोस्तों दिस सेशन जो है वो पार्ट 1 सेशन है, पार्ट ए सेशन है, इसको ये पार्ट ए बोल सकते हैं। इस सेशन में हमने ड्यू डिलिजेंस को टेक केयर किया है। नेक्स्ट सेशन में हम इन्वेस्टिगेशन को टेक केयर करेंगे और थर्ड सेशन में हम फॉरेंसिक अकाउंटिंग को टेक केयर करेंगे। तो 3 वीडियो में 3 सेशन में ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आइए मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट और नए इन्वेस्टिगेशन पार्ट को लेकर। इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी तरह से हम सारे चैप्टर का आपको ऑडिट का पूरा रिवीजन हम जो है कराएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो अगले कंटेंट के साथ।